ला 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 ला। फ्लैशबैक फ्राइडे में आपका फिर से स्वागत है। आज की कहानी कई मायनों में दिलचस्प है। पहली बात तो ये कि ये ओ हेनरी साहब की लिखी हुई है, जिनकी कई कहानियाँ हमने आओ सुनो कहानी में आपको सुनाई हैं। दूसरी बात ये कि ये हमारे मित्र नितिन ने आओ सुनो कहानी जब ज्वाइन किया था, ये उनकी दूसरी कहानी थी और उन्होंने और मैंने कई कहानियाँ ओ हेनरी की सुनाई। तीसरी बात ये कि ये पहली बार सुनाई थी हमने आओ सुनो कहानी में नवंबर 2019 में, कोरोना वाले साल की, जब किसी को कोई आशंका भी नहीं थी। कहानी बहुत ही सरल है, किंतु जैसी होती हैं ओ हेनरी साहब की कहानियाँ, दिल को छू लेने वाली है। इसमें उत्सुकता, पहचान, स्वतंत्रता के पहलू हैं और जब कहानी ख़त्म होती है तो आप ये सोचे बिना नहीं रह पाते हैं कि काश, जैसा कि ज़िंदगी में भी अक्सर होता है कि हम कहते हैं काश। तो आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो ओ हेनरी की ही कहानी है, व्हाइल द ऑटो वेट्स। उसका हिंदी अनुवाद है प्रतीक्षा। तो आओ सुनो कहानी प्रतीक्षा। शाम का छटपटा होते ही भूरे कपड़ों वाली वो लड़की एक बार फिर उस छोटे पार्क के शांत कोने में आई। वो एक बेंच पर बैठ गई और किताब पढ़ने लगी, क्योंकि अभी आधा घंटा और था जिसमें यह सब किया जा सकता है। फिर से बता देते हैं, उसकी पोशाक भूरी थी और साधारण इतनी कि उसकी बेदाग स्टाइल और फिटिंग छिप जाए। उसके बड़े से जालीदार पर्दे ने उसके हैट को ढक रखा था और उसके पीछे से उसका शांत चेहरा झांक रहा था, जिसकी सुंदरता से वो बेखबर थी। वो यहां इसी समय बीते दिन भी आई थी और उससे पिछले दिन भी, और वहां एक व्यक्ति था जो ये जानता था। जो नौजवान ये जानता था वो पास ही मंडरा रहा था और भाग्य देवता को दी गई आहुतियों पर निर्भर कर रहा था। उसकी धार्मिकता का इनाम उसको मिला, क्योंकि एक पन्ना पलटते समय लड़की की किताब उसकी उंगलियों से फिसल गई और बेंच से उछलकर पूरे 1 गज की दूरी पर जाकर गिर पड़ी। वो युवक तत्परता से उस पर झपटा और उसने उसे लड़की को इस अंदाज में लौटाया जो पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर आम दिखाई देता है, जिसमें शूरता और आशा का मिश्रण होता है और गश्त कर रहे पुलिस वाले के लिए सम्मान का भाव भी होता है। उसने जोखिम उठाते हुए मीठी आवाज में मौसम के बारे में कुछ कहा। यह वही शुरुआती विषय है जो संसार के बहुत सारे दुखों के लिए जिम्मेदार है। तो एक पल ठहर कर अपने भाग्य की प्रतीक्षा में खड़ा रहा। लड़की ने उसे आराम से देखा, उसके साधारण साफ सुथरे कपड़ों को देखा, उसके चेहरे मोहरे को देखा, जो भाव के लिहाज से बिल्कुल भी अनूठा नहीं था। तुम चाहो तो बैठ सकते हो, उसने जानबूझकर मंद स्वर में कहा। सच, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम ऐसा करोगे। इस खराब रोशनी में पढ़ा तो जा नहीं सकता है, मैं बात करना ज्यादा पसंद करूंगी। भाग्य का दास उसके पास कृतार्थ होकर बैठ गया। जानती हो, उसने उसी सूत्र से अपनी बात शुरू की जिससे पार्क के चेयरमैन अपनी बैठकों की शुरुआत करते हैं। तुम जैसी खूबसूरत लड़की मैंने अरसे से नहीं देखी। कल मेरी नजर तुम पर पड़ी थी, तुम्हें पता नहीं चला कि कोई तुम्हारी इन आंखों का दीवाना हो गया है। क्यों जाने मन? तुम चाहे कोई भी हो, लड़की ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि मैं एक शरीफ लड़की हूं। तुमने अभी अभी जो टिप्पणी की है उसे मैं इसलिए माफ कर देती हूं क्योंकि यह गलती सचमुच अस्वाभाविक नहीं थी। मतलब तुम्हारे समाज में मैंने तुमसे बैठने के लिए कहा था। अगर इस निमंत्रण का यह मतलब होता है कि मैं तुम्हारी जाने मन हूं तो मैं इसे वापस लेती हूं। मैं माफी चाहता हूं, युवक ने कहा। संतुष्टि का उसका भाव पश्चाताप और विनम्रता में बदल गया। मेरी ही गलती थी, तुम्हें पता है, मेरा मतलब है ऐसी लड़कियां होती हैं पार्कों में, तुम्हें पता है, मेरा मतलब तुम्हें सचमुच नहीं पता तुम्हें, लेकिन
मेहरबानी करके इस विषय को रहने दो। बेशक मुझे पता है। अब मुझे उन लोगों के बारे में बताओ जो इन रास्तों पर हर तरफ से आ जा रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं। कहां जा रहे हैं वो इतनी हड़बड़ी में क्यों हैं? क्या वो सुखी हैं? युवक ने अपना छैला वाला अंदाज छोड़ दिया था। अब वो प्रतीक्षा वाली भूमिका में आ गया था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उससे कौन सी भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाएगी। उन्हें देखना बड़ा दिलचस्प होता है, उसने लड़की के मूड का अनुमान लगाते हुए कहा। यह जिंदगी का अद्भुत नाटक है। कुछ लोग खाने पे जा रहे हैं और कुछ, मेरा मतलब है, दूसरी जगह को हैरानी होती है कि उनका इतिहास क्या है। मुझे नहीं होती, लड़की ने कहा। मुझ में इतनी उत्सुकता नहीं है। मैं यहां इसलिए बैठने आती हूं क्योंकि बस यही एक जगह है जहां मैं मानवता के विशाल आम धड़कते दिल के नजदीक हो सकती हूं। मुझे जिंदगी में ऐसी भूमिका मिली है जहां इसकी धड़कनों को कभी महसूस ही नहीं किया जा सकता। और तुम सोचते हो कि मैं तुमसे क्यों बोली, मिस्टर पाकिस्ताकर, युवक ने अपना नाम बताया। फिर उसमें उत्सुकता और उम्मीद जागती दिखाई दी। नहीं, लड़की ने अपनी पतली उंगली उठाते हुए और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम इसे फौरन पहचान जाओगे। अपने नाम को प्रिंट से बाहर रखना असंभव है और तस्वीर को भी। अपनी नौकरानी का ये हैट और ये कपड़े पहनकर मैं अपनी पहचान बदल लेती हूं। तुमने ड्राइवर को इसे घूरते देखा होगा, जब उसने सोचा होगा कि मैं देख नहीं रही। साफ साफ कहूं तो ऐसे 5-6 नाम हैं जो सबसे पवित्र स्थान में गिने जाते हैं। मेरा नाम मेरे जन्म के कारण उनमें से एक है। मैं तुमसे इसलिए बोली मिस्टर स्टैकनपॉट पाकिस्ताकर, युवक ने सकुचाते हुए उसे सुधारा। हाँ मिस्टर पाकिस्ताकर, क्योंकि मैं एक बार किसी सहज व्यक्ति से बतियाना चाहती थी, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे दौलत की घिनौनी चमक और तथाकथित सामाजिक बड़प्पन ने बिगाड़ा ना हो। तुम नहीं जानते कितनी ऊब चुकी हूं इससे मैं। पैसा पैसा पैसा, और उन आदमियों से भी जो मेरे इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं, छोटे कठपुतलों की तरह नाचते रहते हैं, सब एक जैसे। मैं ऊब चुकी हूं इस खुशी से, जवाहरात से, हीरो से, घूमने फिरने से, समाज से, हर तरह की ऐश से। मैं तो हमेशा से यही सोचता था कि पैसा तो बहुत अच्छी चीज होती होगी, युवक ने हिचकते हुए कहा। पर्याप्त पैसा होने की चाहत तो होनी चाहिए, लेकिन जब किसी के पास लाखों करोड़ों हो तो फिर। लड़की ने वाक्य को निराशा के साथ समाप्त किया। एक्चुअली परेशानी इसकी नीरसता से होती है, लड़की ने आगे कहा। सैर सपाटा, दावतें, थिएटर, नाच, खाना और उन सब पर दौलत का बेकार मुलम्मा, कभी कभी तो मेरे शैंपेन के ग्लास में पड़ी बर्फ की खनक ही मुझे पागल कर देती है। मिस्टर पाकिस्ताकर को यह बात बहुत दिलचस्प लगी। उसने कहा, अब मुझे पैसे वालों और उनके और फैशन परस्त लोगों के तौर तरीकों के बारे में पढ़ना और सुनना हमेशा से अच्छा लगता है। मैं सोचता हूं कि मैं थोड़ा मामूली तबके का हूं, लेकिन मैं अपनी जानकारियां ठीक रखता हूं। अब देखो, मैंने तो यही राय बनाई हुई थी कि शैंपेन तो बोतल में ठंडी की जाती है, ग्लास में बर्फ डालकर नहीं। फिर लड़की खिलखिलाकर हंस दी, एक खनकती हंसी जिसमें सचमुच खुश होने का भाव था। तुम्हें पता होना चाहिए, उसने जैसे उदारता दिखाते हुए समझाया, कि हम गैर मामूली तबके के लोग अपने आनंद के लिए कुछ हट कर करते हैं। इस वक्त फैशन शैंपेन में बर्फ डालने का है। इसकी शुरुआत टाटारी के मेहमान राजकुमार ने वॉल्डॉर्फ में डिनर के दौरान की थी। इसकी जल्दी ही बदलाव हो जाएगा और इसकी जगह जल्दी ही कोई नई सनक आ जाएगी। जैसे कि इस हफ्ते मैडिसन एवेन्यू में हुई एक डिनर पार्टी में हर मेहमान की प्लेट के पास एक हरा मुलायम दस्ताना रख दिया गया था, जिसे जैतून खाते समय पहनना था। समझ गया, युवक ने विनम्रता से स्वीकार किया। अंदर खाने के ये खास बदलाव आम लोगों की जानकारी में कहां आ पाते हैं। कभी कभी तो, लड़की ने युवक की स्वीकारोक्ति को हल्के से सिर झुकाकर स्वीकार करते हुए कहा, मैं सोचती हूं कि अगर कभी मैंने किसी से प्यार किया होता या कभी मैंने किसी से प्यार किया तो वो नीचे तबके का होगा, वो काम करता होगा, निखट्टू नहीं होगा। लेकिन यह सच है कि हैसियत और दौलत मेरी इच्छा पर भारी पड़ेंगे। इस समय 2 लोगों ने मुझे घेरा हुआ है। उनमें से एक तो जर्मनी में कहीं का ग्रैंड ड्यूक है,
मुझे लगता है उसकी कहीं एक पत्नी है या थी जो उसके पियक्कड़पन और क्रूरता की वजह से पागल हो गई। दूसरा एक अंग्रेज है, वो इतना ठंडा और लालची है कि उससे अच्छी तो मुझे ड्यूक की शैतानियत लगती है। वो क्या बात है जो मुझे तुमसे ये सब कहने को मजबूर कर रही है मिस्टर पाकन-स्टैकर, युवक ने धीमे से कहा। सच तुम नहीं जान सकती कि मैं तुम्हारे विश्वास की कितनी कद्र करता हूं। लड़की ने उसे शांत उदासीन दृष्टि से देखा, जो उनकी हैसियतों के अंतर को देखते हुए उचित ही थी। तुम काम क्या करते हो मिस्टर पाकन-स्टैकर? उसने पूछा। बहुत छोटा सा काम है मेरा, लेकिन मैं दुनिया में तरक्की की उम्मीद कर रहा हूं। क्या तुम सचमुच गंभीर थी जब तुमने कहा कि तुम किसी नीचे तबके के व्यक्ति से प्यार करोगी? हाँ बिल्कुल, लेकिन मैंने कहा था कि कर सकती हूं। तुम्हें पता है वो ग्रैंड ड्यूक या फिर वो अंग्रेज, हाँ कोई भी काम बहुत नीचा नहीं हो सकता अगर वो व्यक्ति जैसा हो जैसा मैं चाहती हूं। मिस्टर पाकन-स्टैकर ने कहा, मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता हूं। लड़की थोड़ी सिमट गई। वेटर तो नहीं हो ना? उसने जैसे गिड़गिड़ाते हुए कहा। नहीं, मजदूरी अच्छी बात है, लेकिन किसी का नौकर होना, देखो टहलुआ, और मैं वेटर नहीं हूं, मैं कैशियर हूं। पार्क के बाहर उनके सामने एक साइन बोर्ड चमक रहा था, रेस्टोरेंट। मैं कैशियर हूं, वहां वो रेस्टोरेंट देख रही हो, मैं उसमें कैशियर हूं। लड़की ने अपनी बाईं कलाई पर एक शानदार डिजाइन के ब्रेसलेट में लगी एक छोटी सी घड़ी में समय देखा और जल्दी से उठ गई। किताब को उसने अपनी कमर से लटकते जालीदार थैले में घुसेड़ा। हालांकि किताब के लिए वो थैला काफी छोटा था। तुम काम पर क्यों नहीं गए? उसने पूछा। मैं रात की शिफ्ट कर रहा हूं, युवक ने कहा। मेरी पाली शुरू होने में अभी 1 घंटा है। क्या मैं फिर तुमसे मिल सकता हूं? पता नहीं, लेकिन हो सकता है इस सड़क मुझ पर फिर सवार ना हो। अब मुझे जल्दी जाना होगा, डिनर पे जाना है और फिर नाटक। वही पुराना राग। शायद यहां आते हुए तुमने पार्क के कोने पे कार देखी होगी, वो वही सफेद रंग की और लाल पहियों वाली, युवक ने सोच में अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। हाँ वही, मैं हमेशा उसी में आती हूं। मेरा शोफर वहां मेरा इंतजार करता है। वो सोचता है कि मैं स्क्वायर के उस तरफ डिपार्टमेंटल स्टोर में शॉपिंग कर रही हूं। जरा जिंदगी के इस बंधन के बारे में सोचो जिसमें हमें अपने ड्राइवरों तक को धोखा देना पड़ता है। गुड नाइट। लेकिन अब अंधेरा हो रहा है, मिस्टर पाकन-स्टैकर ने कहा, और पार्क में बदतमीज लोग भी भरे पड़े हैं। क्या मैं साथ चलूं? अगर तुम मेरी इच्छाओं का जरा भी सम्मान करते हो, लड़की ने दृढ़ता से कहा, तो तुम मेरे जाने के बाद 10 मिनट तक इस बेंच से मत हिलना। मैं तुम पर लांछन नहीं लगा रही, लेकिन तुम्हें शायद पता होगा कि गाड़ियों पर आमतौर पर उनके मालिक का नाम लिखा होता है। एक बार फिर गुड नाइट। और फिर वो बड़ी तेजी से और शान से धुंधलके में निकल गई। युवक उसकी खूबसूरत देहयष्टि को निहारता रहा। वो पार्क के किनारे के खड़ंजे पर पहुंची और वहां से उस कोने की तरफ मुड़ी जहां वो कार खड़ी थी। तब युवक ने पार्क के पेड़ों और झाड़ियों में छिपते छिपाते उस पर नजर रखी। जब वो कोने पर पहुंची तो उसने सर घुमाकर उस गाड़ी की तरफ देखा और उससे आगे निकलती हुई वो सड़क पार कर गई। युवक एक सुविधाजनक खड़ी कैब के पीछे छिपकर उसको ध्यान से देखता रहा। पार्क के सामने वाली सड़क के फुटपाथ से होते हुई वो चमकदार साइन बोर्ड वाले उस रेस्टोरेंट में दाखिल हो गई। इस सफेद रंग और कांच वाली उन चमकदार जगहों में से थी जहां आप सस्ते में और एलानिया खाना खा सकते हैं। लड़की इसके पिछले हिस्से तक घुसती चली गई और वहां उसने जल्दी से अपना हैट उतार के रख दिया। कैशियर की सीटें काफी आगे को थीं। सीट पर बैठी लाल बालों वाली एक लड़की घड़ी की तरफ एकटक देखती हुई वहां से उतरी और भूरे कपड़ों वाली वो लड़की उसकी जगह जाकर बैठ गई। युवक ने अपने हाथ अपनी जेबों में डाल लिए और धीरे धीरे फुटपाथ पर चलता हुआ वापस आ गया। कोने पर आकर उसका पैर वहां पड़ी एक छोटी कागज के कवर वाली एक किताब से टकराया और किताब सरक कर घास के किनारे पहुंच गई। उसकी आकर्षक कवर को देखकर वो पहचान गया कि ये वही किताब है जिसे वो लड़की पढ़ रही थी। उसने उसे लापरवाही से उठा लिया और देखा इसका शीर्षक न्यू अरेबियन नाइट्स था। इसका लेखक कोई स्टीवनसन था। उसने उसे घास पर ही फेंक दिया
और अनिश्चय की स्थिति में 1 मिनट वहीं आराम से खड़ा रहा। फिर वो उस कार में बैठ गया, गद्दियों पर आराम से टिक गया और उसने ड्राइवर से 2 शब्द कहे, क्लब हेनरी।